हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। टारगेट यूपी पीसीएस प्री 2021 के नाम से एक फटाफट रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें आज 7वां 8वां पार्ट है। और इसमें हम आज देखेंगे कुछ हिस्ट्री भी होगी, करंट अफेयर भी रहेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत पॉलिटी का भी रहेगा, ठीक है। ज्योग्राफी भी हो सकता है और एनवायरनमेंट भी रहेगा, मतलब सब कुछ रहेगा। पंचमल खिचड़ी रहेगा इसमें, कुछ भी आपको हम बताएंगे इसमें, लेकिन बताएंगे सिर्फ वही कि जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने लायक होगा, कि आपकी परीक्षा में आने की संभावना होगी, ठीक है। तो वही वीडियो बड़ी अच्छी है, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक शेयर कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और बाकी फ़ायदा मिलेगा आपके पेपर में, जो कि 24 अक्टूबर को होने वाला है, यूपी पीसीएस प्री। अब यही नहीं, यूपी पीसीएस ही नहीं भाई, बिहार पीसीएस भी होगा दिसंबर में। आरओ भी एग्ज़ाम है, तो सभी एग्ज़ाम्स में महत्वपूर्ण है। तो सभी एग्ज़ाम्स के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स यही सब आते हैं। तो आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ये कन्फर्म है। इसका लक्ष्य भी है कि 105 प्रश्न प्लस का टारगेट है यूपी पीसीएस प्री 2021 में। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। शुरुआत करेंगे डायमर बांध। डायमर बांध कहाँ है भाई? याद रखना है कि डायमर बांध जो है पाकिस्तान में है, चीन के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है। 272 मीटर ऊंचा होगा ये। क्षमता इसकी है 4500 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता होगी। डायमर बांध की सिंधु नदी पर पाकिस्तान में है, 272 मीटर ऊंचा भी है, ठीक है, याद रखना। आगे है कोहला जल विद्युत परियोजना। क्या है भाई? कोहला जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर है। पहली चीज, कोहला झेलम नदी पर, क्षमता है 11.24 मेगावाट। उद्देश्य है कि पाकिस्तान में उपभोक्ताओं हेतु 5 बिलियन यूनिट से अधिक स्वच्छ और कम लागत वाली विद्युत उपलब्धता को सुनिश्चित करना। पाकिस्तान में ये भी झेलम नदी पर, ठीक है। अगला है आजाद पठान जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ है? तो ये भी भैया झेलम नदी पर है। क्षमता 700 मेगावाट की है। 90 मीटर बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो याद रखना। फिर और भी हैं, करोत जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर, चकोटी हट्टियन परियोजना झेलम नदी पर। तो ये सब इसलिए बता देना भाई, प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि नया नया है, ठीक है, याद रखना इसको। माही परियोजना। माही परियोजना भाई माही नदी पर है, 640 मेगावाट। माही यूपी भारत में है, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट आई है, इसमें 5वां संस्करण है, याद रखना भाई, 5वां संस्करण है ये। व्यापक पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है, कि व्यापक पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। विशेषता क्या रही? साफ सफाई को लेकर बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को पुरस्कृत भी किया गया है इस बार, इसकी ये विशेषता रही है, ठीक है। तो चौथी बार लगातार है कि इंदौर सबसे साफ शहर रहा है। पूरे भारत में देखें तो लखनऊ का 12वां नंबर है, आगरा का 16, गाजियाबाद 19, 20 प्रयागराज, कानपुर 25 नंबर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश में सबसे स्वच्छ शहर है लखनऊ, दूसरे नंबर पर आगरा, तीसरे पर गाजियाबाद, चौथे पर प्रयागराज और 5वें नंबर पर आपका कानपुर का नाम आता है, ठीक है। तो याद रखना, यूपी स्पेशल के रूप में भी याद रखना इसको। सूरत दूसरे नंबर पर है और नवी मुंबई तीसरे नंबर पर है भारत स्तर पर। सबसे ज्यादा शहरों वाले अगर राज्य की हम बात करें तो सबसे साफ राज्य छत्तीसगढ़, और सबसे कम शहर वाले राज्य में सबसे साफ राज्य है आपका झारखंड। सबसे साफ कैंटोनमेंट एरिया आप याद रखना जालंधर है। गंगा तट पर बसे शहरों में सबसे साफ है वाराणसी, उसके बाद कानपुर,
मुंगेर, फिर प्रयागराज, उसके बाद हरिद्वार का नंबर आएगा। ठीक है, तो याद रखना इसको। ओके, सबसे अधिक शहरों वाले राज्य, सबसे अधिक शहर वाले राज्य में हमने छत्तीसगढ़ को पहला स्थान दिया था भैया, महाराष्ट्र दूसरा स्थान है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, याद रखना। सबसे कम शहरों में झारखंड पहले नंबर पर था ना, झारखंड पहले नंबर पर है, तो याद रखना दूसरे नंबर पर हरियाणा है, तीसरे पर उत्तराखंड है, चौथे पर सिक्किम है, पांचवें पर आसाम, हिमाचल प्रदेश छठे नंबर पर है सबसे कम शहरों की सूची में। सबसे स्वच्छ राजधानी शहर की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली को स्थान मिला है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अगर हम देखेंगे तो इंदौर का पहला स्थान, दूसरा सूरत और तीसरा नवी मुंबई का है। ठीक है, 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में देखें तो अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसका पहला नंबर है। मैसूर जो कर्नाटक में है, इसका दूसरा स्थान है। तीसरा स्थान पर नई दिल्ली जो एनडीएमसी है, और चौथा स्थान है महाराष्ट्र का चंद्रपुर। तो 1 से 10 लाख की आबादी वाले में देश के 12 स्वच्छ शहरों को पुरस्कृत भी किया गया। देश के 12 स्वच्छ शहरों को पुरस्कृत किया गया, उसमें याद रखना उत्तर प्रदेश के 2 नगर हैं। कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के 2 नगर? वाराणसी और शाहजहांपुर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की बात बता रहे हैं। 2 नगर निगम हैं यूपी के, वाराणसी और शाहजहांपुर। 2016 में इसकी शुरुआत हुई है, याद रखना भैया। कब शुरुआत? स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत कब हुई? 2016 में। इसमें स्वच्छता निगरानी उपकरण के रूप में इसकी शुरुआत हुई है। सबसे स्वच्छ शहर पहली बार मैसूर था, पहली बार मैसूर हुआ, उसके बाद लगातार 4 बार, चौथी बार आपका कौन हुआ? इंदौर। चलिए, ग्रेटी इंडेक्स है, ये क्या है? ग्रेटी इंडेक्स क्या है भाई? ये द्विवार्षिक इंडेक्स है, याद रखना। द्विवार्षिक इंडेक्स है भाई, जोन्स लैंग लासेल द्वारा जारी होता है। ग्रेटी इंडेक्स जोन्स लैंग लासेल द्वारा जारी होता है। पूरा नाम क्या है इसका? पूरा नाम है भैया ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, द्विवार्षिक है, याद रखना। अचल संपत्ति बाजार पारदर्शिता का अनूठा बेंचमार्क है ये। विदेशी बाजारों में काम करने वाली कंपनियों के लिए एक जरूरी मार्गदर्शिका है। 99 देश शामिल किया गया, क्षेत्रों सहित 163 शहरों को इसने कवर किया है। इसमें शीर्ष देश में देखेंगे तो शीर्ष देश यूके, यूनाइटेड किंगडम, फिर यूएसए, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस, फिर कनाडा। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा ग्रेट इंडेक्स में सबसे अव्वल दर्जे पर हैं। और भारत का स्थान इसमें कौन सा है? 34वां। याद रखना, ग्रेटी का ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है, द्विवार्षिक रिपोर्ट है, जोन्स लैंग लासेल द्वारा जारी किया जाता है भैया। याद रखना, भारत का 34वां स्थान है। ठीक है, एरो इंडिया 2021 और हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है। चर्चा में क्यों रहा? कि भैया बंगलुरु वायुसेना स्टेशन यलहंका में इसका आयोजन हुआ 3 से 5 फरवरी के बीच में। 3 से 5 फरवरी के बीच में एरो इंडिया 2021 और हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ पे? बंगलुरु वायुसेना स्टेशन यलहंका में। याद रखना कहाँ पर हुआ है। एरो इंडिया शो, जो एरो इंडिया है 2021, उसका कुछ काम होगा, क्या है भाई? कि रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ है, द्विवार्षिक एयर शो और रक्षा प्रदर्शनी है ये। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। सैन्य व नागरिक उड्डयन, एरोस्पेस, हवाई अड्डा, बुनियादी ढांचा, रक्षा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां इसमें भाग लेती हैं। कहाँ पर हुआ? यलहंका। यलहंका कहाँ भैया? आपका बंगलुरु वायुसेना स्टेशन है। हवाई प्रदर्शन भी करते हैं, सैन्य प्लेटफॉर्म की प्रदर्शनी होती है। इसी समय 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए अनुबंध हुआ। किसके साथ? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा गया है। इसी समय में 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस का अनुबंध HAL को सौंपा गया। DRDO के निर्यात संग्रह का विमोचन भी किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन जो हुआ उसमें क्या क्या हुआ है? कि भारत ने भैया मेजबानी की है, यलहंका में ही हुआ वो भी। विषय क्या रहा? हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग में वृद्धि करना, संस्थागत
आर्थिक सहकारी वातावरण में बातचीत को बढ़ावा देने की पहल है। भारत की स्थिति क्या है इसमें भाई, हिंद महासागर वाले में, कि भारत की स्थिति भौगोलिक रूप से केंद्रीय देश है भारत। 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा है भारत की, हमने भूगोल में पढ़ाया भी है। फिर भारत का दृष्टिकोण सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, सागर, सागर है ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। सागर को हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग के बिना साकार नहीं किया जा सकता है। तो भारत का दृष्टिकोण यही है, ठीक है। इसमें क्या है, 2020 के महामारी वर्ष के बीच में भारत विश्व एयर स्पेस और रक्षा क्षेत्र दिग्गजों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, ताकि विचारों का आदान प्रदान किया जा सके और एयर स्पेस तथा रक्षा क्षेत्र में सहयोग की दिशा में साझेदारियां होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, गोवर्धन योजना है। गोवर्धन योजना भाई क्या है, चर्चा में क्यों रही है, तो चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि गोवर्धन योजना को बढ़ावा देने, वास्तविक समय की प्रगति पर नजर रखने के लिए एकीकृत पोर्टल शुरू किया गया है। इसलिए चर्चा में रहा कि एकीकृत पोर्टल शुरू हुआ है, ठीक है, इसकी प्रगति को ध्यान में रखने के लिए। एकीकृत पोर्टल के बारे में क्या है भाई, कि केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्रालय, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। कौन कौन से मंत्रालय इसमें शामिल हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। बीपीएससी में जैसे ई वाला ऑप्शन है ना, तो 4 मंत्रालय का नाम दे दिया जाएगा, ई वाला ऑप्शन सही माना जाएगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना मंत्रालय का भी नाम। अरे ग्रामीण विकास मंत्रालय याद रखो, इस्पात वाला मंत्रालय ऐसे ही याद रखो, इस्पात वाला मंत्रालय भी कृषि कल्याण मंत्रालय भी है, फिर मत्स्य पालन वाला भी एक मंत्रालय है, ठीक है, जल शक्ति का भी एक मंत्रालय है, तो ऐसे मंत्रालय का नाम याद रखना है। उद्देश्य क्या है योजना का, कि भारत में ODF प्लस लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त करना है, गोवर्धन योजना का लक्ष्य है। बायोगैस से संबंधित पहलों के सुचारू क्रियान्वयन और इसके वास्तविक समय पर नजर रखने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय सुनिश्चित करेगा। ग्रामीण भारत में पैदा हुए जैव अपशिष्ट का कुशलतम उपयोग करके पर्यावरण व जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी, ठीक है। इससे और क्या फायदा है कि भैया गोबर को बायोगैस और जैविक खाद में बदलकर रोजगार के अवसर और घरेलू बचत को प्रोत्साहित किया जा सकता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। तो यह हो सकता है पॉइंट में स्टेटमेंट के रूप में ये वाला पोर्शन दे दिया जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना, गोवर्धन योजना है क्या, कब शुरू हुई, ये भी ध्यान रख लें कि भैया ODF प्लस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2018 में शुरू हुआ है। उद्देश्य रहा कि गाँव में गोबर सहित जैव अपशिष्ट के मौजूदा मुद्दों का प्रबंधन और इन्हें बायोगैस तथा जैविक खाद में परिवर्तित करना है, जिससे गांव के किसानों और परिवारों को आर्थिक तथा संसाधन लाभ प्रदान करके उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके। 2018 में शुरू किया गया है, याद रखना। ODF प्लस के लक्ष्य काफी सीमा तक गोवर्धन योजना के प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं, क्यों निर्भर करते हैं, क्योंकि भैया यह न केवल ठोस कचरा प्रबंधन की चुनौती का प्रभावी ढंग से समाधान करती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसरों और घरेलू आय में भी वृद्धि करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मेघालय में प्राकृतिक गुफाओं का नष्ट होना अभी यह चर्चा में रहा है। चर्चा में क्यों रहा भाई, क्योंकि सीमेंट कंपनियों ने क्या किया, विनाशकारी खनन से 4 प्राकृतिक गुफाओं को क्षति पहुंचाई है, सीमेंट कंपनियों ने पहुंचाई है, याद रखना। नष्ट होने से जुड़े मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, ये भी ध्यान रखने कि भैया कि सीमेंट कंपनियों के विनाशकारी खनन से जयंतिया गारो खासी जयंतिया नाम याद रखना, जयंतिया का नाम याद रखना, जयंतिया पहाड़ी की, कि जयंतिया पहाड़ियों के कुछ गुफाओं को नष्ट कर दिया है। स्पेंकलर के अनुसार अगर इसी तरह विनाशकारी खनन जारी रहा तो मेघालय जल्द ही जल्द क्या हो जाएगा, गुफा खोज मानचित्र से गायब हो जाएगा। सीमेंट कंपनियों ने खुदाई की है, 4 में हुआ है जयंतिया हिल का, ठीक है। फैक्ट याद रखो, मेघालय दुनिया भर में बड़ी संख्या में प्राकृतिक गुफाओं के लिए जाना जाता है, याद रखना, खासकर जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र।
यहाँ पे 1580 गुफाएं हैं टोटल, जिनमें से 980 गुफाएं अभी तक खोजी जा चुकी हैं। नष्ट हुई गुफाएं भी हैं, कौन कौन सी भाई नष्ट हुई गुफाएं? क्रेम मालो, क्रेम मालो, क्रेम उमकेह, क्रेम मालो, क्रेम उमकेह, क्रेम उमखंग और खारसायोंग, क्रेम उमलावन। ये 4 गुफाएं जो गायब हुई हैं, नष्ट हुई हैं, इनके नाम हैं। अब इसमें क्रेम मालो जो है ना, क्रेम मालो गुफा सबसे बेहतरीन और पूर्वी जयंतिया पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, पूर्वी जयंतिया पहाड़ी में स्थित है। जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र कहाँ भाई, इसके बारे में पता हो तो मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारी वर्षा का क्षेत्र भी है, यहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं। मौसम में वर्षा होती है ना सबसे ज्यादा। जयंतिया में दुर्लभ वन्य जीवों की कई प्रजातियां मिलती हैं। इस क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कोपिली है, तो ये भी याद रखना थोड़ा सा। कोपिली नदी कहाँ बहती है भैया, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना क्या है? मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना भाई मित्र योजना बोलते हैं इसको। मित्रा योजना क्या है? चर्चा में रहा है कि 2021-22 के केंद्रीय बजट में सरकार ने कपड़ा उद्योग के संवर्धन हेतु घोषणा की है। वस्त्र उद्योग को क्या किया इन्होंने कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है, बड़े निवेशकों के लिए आकर्षक बनाना है, रोजगार सृजन और निर्यात संवर्धन करना है। इसीलिए ये निवेश लाया जाएगा, मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना। विशेषता क्या है? विशेषता एक भाई निर्यात के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनने के लिए प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय मूल ढांचे को तैयार करना है। अगले 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित होंगे। 3 साल में, ये भी याद रखना, 3 साल में कितना टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा? 7 याद स्थापित होगा। ठीक है, इसके संभावित लाभ क्या होंगे? संभावित लाभ भैया कि कपड़ा उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन करता है। तो टेक्सटाइल निर्यात के मामले में भारत विश्व का 5वां, ये भी याद रखना, टेक्सटाइल निर्यात में भारत 5वें नंबर पर है। वस्त्र उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा, निवेश को आकर्षित करेगा, रोजगार सृजन होगा भैया, वस्त्र निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और उत्पादन गुणवत्ता के साथ साथ प्रौद्योगिकी परिवेश में भी सुधार आएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आधुनिक अवसंरचना पर जोर भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है भाई, चर्चा में क्यों रही कि 1.75 करोड़ पात्र हैं, लाभार्थियों को लाभ मिलने की घोषणा हुई है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के शासित प्रदेशों और जिलों को पुरस्कृत भी किया गया है। तो 1.75 करोड़ पात्र लाभार्थी इससे लाभान्वित हुए। ठीक है, योजना के बारे में क्या भाई, योजना है कि यह एक केंद्र प्रायोजित, याद रखना केंद्र प्रायोजित है, महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के द्वारा शुरू हुआ है। कब? 1 जनवरी 2017 को इसकी शुरुआत हुई है। 2010 में शुरू की गई इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना का परिवर्ती नाम है। तो 2010 में इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना शुरू हुई थी, उसी की जगह पर 2017 में लाया गया महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा नाम रखा गया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। उद्देश्य क्या है कि देश भर में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित करना। और क्या इसमें क्या किया जाएगा भाई, कल्याण कैसे होगा कि इनके खाते में नकद लाभ पहुंचाकर। तो याद रखना इसको। MIS सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग आधारित केंद्रीय रूप से तैनात वेब के माध्यम से लागू की जा रही है। इसका कार्यान्वयन का केंद्र बिंदु आंगनवाड़ी केंद्र और आशा या एनम रहेंगी। कार्यान्वयन कौन करेगा? तो कार्यान्वयन आंगनवाड़ी केंद्र या आशा एनम लोग करेंगे। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से जुड़े होने के नाते लाभार्थी के खाते में धन सीधे हस्तांतरित हो जाता है, जिसका उपयोग देश में कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन पहले नहीं था ये। इंदिरा गांधी जो सहयोग योजना थी ना, उस वाले में ये नहीं था।
कि ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसमें ये वाली चीज़ नहीं थी। याद रखना अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, तो मेन अंतर यही है। ठीक है, पुरस्कार मिला भाई, हमने बताया है दिल्ली में दिया गया। तो पुरस्कार क्या है कि 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य या यूटी की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को पहला, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद हरियाणा का नंबर आया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में देखेंगे सबसे पहले इंदौर का नंबर है, और आंध्रा में देखेंगे तो कुरनूल का नंबर आएगा। ठीक है, 1 करोड़ से कम आबादी वाले में राज्य यूटी जो है वो दादरा नगर हवेली, हरियाणा, ये हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। 1 करोड़ से कम आबादी वाले में दादरा नगर हवेली पहले नंबर पर, हिमाचल प्रदेश दूसरे पर, चंडीगढ़ तीसरे नंबर पर है। और 1 करोड़ से अधिक आबादी वालों में मध्य प्रदेश पहले नंबर, दूसरे पर आंध्रा, तीसरे पर हरियाणा है। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य या यूटी के लिए जिला स्तर पुरस्कार दिए गए इंदौर को, कुरनूल को और दक्षिण सलमारा मनकाचार को। मनकाचार दक्षिण सलमारा मनकाचार कहाँ पे है, आसाम में है। ठीक है, 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्य में अगर हम देखें जिला तो शेरछिप मिजोरम में, शेरछिप नाम है मिजोरम, ऊना, ऊना हिमाचल प्रदेश में आपके है, पुडुचेरी, पुडुचेरी ही है। मातृ वंदना सप्ताह मनाया गया, तो उसका उद्देश्य क्या रहा, किसका उद्देश्य है, इस योजना के कार्यान्वयन में बढ़ोतरी करना, राज्यों में स्वस्थ प्रतियोगिता का सृजन करना। विषय क्या रहा भाई, विषय मेन इंपॉर्टेंट है। तो विषय है स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की ओर, सुरक्षित जननी विकसित घारड़ी। ठीक है, विषय है ये। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य यूटी में उत्कृष्ट कार्य जिन्होंने किया, उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन किया, उसमें आंध्रा को पहला नंबर, महाराष्ट्र को दूसरा और मध्य प्रदेश को तीसरा नंबर मिला। जो अच्छा कार्य किया, उत्कृष्ट कार्य किया इन्होंने। ठीक है, उसमें 1 करोड़ से कम आबादी में देखें राज्य और यूटी के मामले में जो उत्कृष्ट कार्य प्रबंधन किए, प्रदर्शन किए, उसमें मातृ वंदना सप्ताह के दौरान इन लोगों ने काम किया। तो उसमें दादरा नगर हवेली पहले नंबर पर, सिक्किम दूसरे पर, तीसरे पर मणिपुर का नंबर आता है। आगे है कि ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए, ट्रांसजेंडरों के कल्याण हेतु तो भारत सरकार की मुख्य योजनाएं चलाई गई हैं। तो चर्चा में क्यों रहा भाई, चर्चा में इसलिए रहा है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री ने भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक व्यापक योजना की बात की है। इसमें क्या होगा कि इसमें स्वास्थ्य रहेगा, शिक्षा, कल्याण, कौशल विकास, आवास की पहुंच, आजीविका के लिए आर्थिक सहायता जैसे मुद्दे शामिल होंगे। इसमें सब शामिल रहेगा, याद रखना है। भारत सरकार की मुख्य योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो एक योजना भाई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 में लाया गया। ये याद रखना, मिलान करने के लिए आ जाए तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, इसमें क्या है, इस समुदाय के कल्याण को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहचान प्रमाण पत्र देने के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे के साथ निपटता है और इसके लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करता है। गैर भेदभाव, रोजगार में समान अवसर, शिक्षा संबंधी योजना बनाने के प्रावधान, सामाजिक सुरक्षा और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान इसमें शामिल है। दूसरी एक और योजना है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत हुई है। इसमें केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 2020 में ही शुरुआत हुई है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति संबंधित जिलाधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। किसी भी तरह की शारीरिक उपस्थिति की मांग नहीं करता है। अभी तक 259 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, याद रखना, अभी तक 259 आवेदन मिले हैं। एक और है, एक राष्ट्रीय परिषद का भी निर्माण होगा। क्या होगा इसमें, समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए दिन प्रतिदिन के जीवन में सामने आने वाले मुद्दों को सामने लाने का एक मंच है ये, कि समुदाय की चिंताओं को संबोधित करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में ये काम करेगी। अध्यक्षता करेंगे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री। सदस्य होंगे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आवास शहरी कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्रालय और नीति आयोग।
ये लोग सदस्य बनेंगे, अध्यक्ष होंगे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद, इसका 34वां स्थापना दिवस मनाया गया। भाई याद रखना, 34वां स्थापना दिवस मनाया गया है। मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में 10 फरवरी 1986 को स्थापित हुआ है। 10 फरवरी 1986 को स्थापित हुआ है। इसकी थीम क्या रही 21 में? 21 में थीम रही आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रौद्योगिकी, आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रौद्योगिकी, नवाचार और अर्थव्यवस्था। ठीक है। परिषद के बारे में क्या है? टिफाक, अरे TIFAC यही है ना, ये आपका ये इसी का फुल फॉर्म है भाई वो। ठीक है, याद रखना। तो परिषद के बारे में देखना क्या है भाई। भारत सरकार विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त प्रौद्योगिकी थिंक टैंक है। 86 में स्थापित यह परिषद भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास हेतु काम करती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति टाइफैक द्वारा किए जाने वाले प्रयास, आविष्कार, नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़कर सांस्कृतिक परिवर्तन ला सकते हैं और विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा कर सकते हैं। आगे है आगे भाई कि साइबर भौतिक प्रणाली, क्वांटम कंप्यूटिंग, हरित रसायन जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकी प्राथमिकताओं पर जोर दे रहा है। स्थापना दिवस के मौके पर 2 नई पहल की शुरुआत भी हुई है। याद रखना, एक तो सक्षम है और दूसरी सीबीड मिशन है। सक्षम को श्रमिक शक्ति मंच के रूप में जानते हैं और सीबीड मिशन भी है। तो सक्षम देख ले क्या है भाई। महामारी के कारण अपने घर वापस आए श्रमिकों के लिए विकसित जॉब पोर्टल, जो देश भर में MSME की जरूरतों और श्रमिकों के कौशल को आपस में जोड़कर एक साझा मंच प्रदान करेगा। सक्षम श्रमिक सीधे MSME से जुड़ेंगे। 10 लाख रोजगार तक की संभावना है। श्रमिकों को नौकरी मिलने की प्रक्रिया के बीच आने वाले श्रमिक ठेकेदार नहीं रहेंगे, मतलब ब्रोकर नहीं रहेंगे अब बीच में। ठीक है। इसके अलावा श्रमिकों के कौशल, दक्षता स्तर की पहचान, उनके लिए स्किल कार्ड्स विकसित करने में मदद भी मिलेगी। फिर श्रमिकों को अपने आसपास मौजूद MSME में नौकरी ढूंढने के दौरान आने वाली परेशानियां भी कम होंगी। भाई पोर्टल के माध्यम से खोज लेंगे ना, कहीं तो जाएंगे काहे। तो सीबीड मिशन क्या है? सीबीड मिशन है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए समुद्री शैवालों की व्यावसायिक खेती और इसके प्रसंस्करण के लिए सीबीड मिशन की शुरुआत हुई है। तमिलनाडु में एक पार्क भी बनाया गया है, आपको पता हो। ठीक है, तमिलनाडु में बना है, याद रखना। अनुमान है 50 मिलियन लगभग रोजगार मिलेंगे। 50 मिलियन मतलब कितना? 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 50 मिलियन मतलब 500 लाख, मतलब 5 करोड़। ठीक है। अन्य फायदे क्या क्या हैं इसके? नए समुद्री शैवाल इंडस्ट्री की स्थापना होगी। राष्ट्रीय GDP में अहम योगदान बढ़ेगा। समुद्री उत्पादकता में वृद्धि होगी। लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर सकता है ये। एक स्वस्थ सागर का निर्माण होगा। करीब 6.6 बिलियन लीटर जैविक इथेनॉल का भी उत्पादन किया जाएगा सीबीड मिशन के साथ में, सीबीड मिशन के तैयार होने से। तो इसके फायदे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय क्या है भाई? ICC चर्चा में क्यों रहा भाई? कि युगांडा के विद्रोही कमांडर है डोमिनिक ओंगवेन को युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ दोषी पाया गया है। युगांडा के जो विद्रोही कमांडर है डोमिनिक ओंगवेन को युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ दोषी पाया गया, इसलिए चर्चा में रहा ICC। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है? ओंगवेन की पृष्ठभूमि है कि ओंगवेन को 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2005 के दौरान ओंगवेन को 1 जुलाई 2002 से 31 दिसंबर 2005 के दौरान युगांडा में मानवता और युद्ध अपराधों के लिए 70 मामलों में दोषी पाया है। उत्तरी युगांडा लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी की ब्रिगेड के नेतृत्व के दौरान ओंगवेन ने ये अपराध किए हैं। किसके? लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी
की ब्रिगेड। तो याद रखना ये ब्रिगेड कहाँ, ये आर्मी कहाँ की है, युगांडा की है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय देख ले भाई, उसके बारे में भी कुछ, कि अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है, अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है जो दुनिया भर में हुई अपराधों की आपराधिक घटनाओं की सुनवाई करता है। इसमें ये 4 प्रकार के मुद्दों की सुनवाई करता है, याद रखना 4 प्रकार के मुद्दे कौन कौन से। एक तो मानवता के खिलाफ अपराध, जनसंहार, युद्ध के दौरान हुए अपराध और क्राइम ऑफ एग्रेशन। ये है इसके 4 मुद्दे जिन पे सुनवाई होता है आईसीसी के द्वारा। स्थापना कब हुई है, 1 जुलाई 2002 को अपनाए गए रोम कन्वेंशन के साथ हुई है। मतलब रोम कन्वेंशन के साथ इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 2002 को। मुख्यालय कहाँ है, एम्स्टर्डम में भाई, लेकिन सुनवाई ये कहीं भी कर सकता है, ये भी याद रखना। मुख्यालय चाहे जहाँ है, सुनवाई कहीं भी हो सकती है, ठीक है। आईसीसी का स्वरूप कैसा है भाई, याद रखना आईसीसी का स्वरूप है कि रोम कानून के सभी देश इसके सदस्य हैं। यूएन का यह हिस्सा नहीं है, यूएन का हिस्सा नहीं है भाई, याद रखना आईसीसी यूएन का हिस्सा नहीं है, लेकिन यूएन के साथ सहयोग के लिए समझौता किया हुआ है। आईसीसी और आईसीजे दोनों पूरी तरह अलग हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। अधिकार क्षेत्र देख लें तो आईसीसी तक मामला जाने के लिए शर्तें होनी चाहिए। कौन कौन सी शर्त है, जब किसी देश की राष्ट्रीय अदालत ने सुनने से इनकार कर दिया हो। दूसरी शर्त है कि यूएन की सुरक्षा परिषद ने मामले को आईसीसी के पास भेज दिया हो, ठीक है। अधिकार क्षेत्र और भी है कि यह केवल सदस्य देशों के मामले में ही सुनवाई करता है, बाकी किसी की नहीं करता है, ठीक है। तो सदस्य देश कौन है, सदस्य देश इसके 122 हैं। भारत के मामले में बोले तो भारत इसका सदस्य नहीं है। साथ यूएसए, रूस, चीन, इजराइल भी इसके सदस्य नहीं। मतलब भारत, चीन, रूस, इजराइल, यूएसए ये इसके सदस्य नहीं है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि आईसीसी के सदस्य कौन कौन से देश हैं, तो भैया भारत, चीन, यूएसए, रूस और इजराइल के अलावा कोई ऑप्शन होगा तो सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ पे शुरू हुई, 1 मिनट रुकिए। तो चर्चा में रहा है कि भाई पूर्वी लद्दाख का पूगा गांव है, यहाँ पे स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। पृष्ठभूमि है, कुछ साल पहले पिलानी स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने पूगा घाटी लद्दाख, छूमथांग जम्मू कश्मीर, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, तातापानी छत्तीसगढ़, उन्हावारे कहाँ है महाराष्ट्र में, तपोवन यूके में भूतापी ऊर्जा से जुड़े आंकड़े का 9 मापदंडों के आधार पर विश्लेषण किया था। तो पूगा घाटी, छूमथांग, मणिकरण, तातापानी, उन्हावारे, तपोवन में, ठीक है। पूगा घाटी में सबसे अधिक संभावना देखी गई भाई, याद रखना। भूतापी ऊर्जा है क्या, पृथ्वी पर मौजूदा गर्म पानी के स्रोत या अन्य स्रोत होते हैं भूतापी ऊर्जा। भूतापी ऊर्जा ड्रिलिंग पानी या भाप कुओं द्वारा पृथ्वी से गर्मी निकालने और एक हीट एक्सचेंजर के माध्यम से बिजली में परिवर्तित करके इस्तेमाल किया जा सकता है। जब गर्म चट्टानों पर बोरवेल के जरिए जब पानी प्रवाहित किया जाता है, याद रखना, तो भाप पैदा होती है। और भाप क्या होती है, इस भाप का उपयोग हम विद्युत संयंत्रों में लगे टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है, जिससे बिजली का उत्पादन भी होता है, ठीक है। तो भारत की पहली जो भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना है, इसकी जानकारी कुछ ले लेते हैं। तो ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। वैज्ञानिकों द्वारा देश में भूगर्भ ऊर्जा के हॉट स्पॉट के रूप में पूगा की पहचान हुई है, हॉट स्पॉट के रूप में। इस पायलट प्रोजेक्ट के पहला चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता विकसित की जानी है। पहले में 1 मेगावाट, ठीक है। इसके कई सारे चरण हैं, अभी और बताएंगे। 100% मुफ्त बिजली आम जनता को मिलेगी। 2022 के अंत तक इसको चालू भी करना, याद रखना। स्थापना तथा कार्यान्वयन के लिए लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह, ओएनजीसी ऊर्जा केंद्र
और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का विद्युत विभाग, इन तीनों के बीच में समझौता हुआ है। किसके किसके बीच? लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह, ओएनजीसी ऊर्जा केंद्र तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के विद्युत विभाग के बीच में। तो पहला चरण क्या है? पहला चरण है भैया कि ओएनजीसी और ओईसी द्वारा कार्यान्वित पायलट प्रोजेक्ट के तहत 500 मीटर की गहराई में स्थित 500 मीटर ऊर्जा का उपयोग होगा और इसके तहत 10 पड़ोसी गांवों को 24 घंटे मुफ्त बिजली देने की योजना है। फिर ये गांव बिजली आपूर्ति के लिए उत्तरी ग्रिड से नहीं जुड़े हैं। जो गांव है ना, आसपास के 10 गांव हैं, वो उत्तरी ग्रिड से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको 24 घंटा बिजली देनी भाई। और पहले चरण में 500 मीटर की गहराई तक ही ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है। दूसरा चरण क्या होगा? कुओं की अधिकतम संख्या की ड्रिलिंग करके और लद्दाख में एक उच्च क्षमता के डेमो प्लांट की स्थापना करके भूतापीय जलाशय का गहन और पार्श्व अन्वेषण इसमें शामिल रहेगा। ठीक है। तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण है कि भैया विकसित की गई जो क्षमता होगी ना, उसके वाणिज्यिक उपयोग के क्रियान्वयन को प्रस्तावित किया गया है। तो ये तीनों चरण हो गए इसके। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यही देखेंगे, इसके बाद बंद कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं सही है और वीडियो भैया बहुत अच्छी है, आप देखेंगे बहुत सारा फायदा मिलेगा भी। ठीक है, चलिए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद चर्चा में क्यों रहा कि एस.एन. सुब्रमण्यम को 3 साल के लिए अध्यक्ष बनाया गया। एस.एन. सुब्रमण्यम को 3 साल के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। किसका? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का। ठीक है, ओके। नियुक्ति क्या है? नई व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों 2020 के तहत कार्य स्थानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद देश में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कार्य शर्त OSHWC को नियंत्रित करने वाली नियमों को फिर से बनाने में DGFSLI की सहायता करेगी, जिसको 50 वर्षों से अपडेट नहीं किया गया है। DGFSLI क्या है, अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है। एस.एन. सुब्रमण्यम के बारे में जान ले तो भैया L&T लिमिटेड के CEO MD हैं, ये रहे हैं। L&T लार्सन एंड टुब्रो के CEO MD रहे हैं। L&T के बुनियादी ढांचे के कारोबार को इन्होंने गति दी। क्या है L&T भैया ध्यान रखना, L&T देश का सबसे बड़ा निर्माण संगठन है। दुनिया में इसका 14वां स्थान है। भारी इंजीनियरिंग, रक्षा, जहाज, बिल्डिंग का निर्माण करती है L&T। NSC क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद क्या भाई? राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख गैर लाभकारी स्व-वित्त पोषण संगठन है। गैर लाभकारी स्व-वित्त पोषण संगठन है, याद रखना। श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा 4 मार्च 1965 को राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण पर विकसित करने हेतु स्थापित हुआ है। कब इसकी स्थापना? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई है 4 मार्च 1965 को। स्वायत्त निकाय है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। बाद में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत भी एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया है। ठीक है। अब DGFSLI क्या है भाई? तो याद रखना, महानिदेशालय, फैक्ट्री सलाह सेवा और श्रम संस्थान, पूरा फुल फॉर्म है इसका DGFSLI का। श्रम रोजगार मंत्रालय से संलग्न कार्यालय है। 1945 में बना है DGFSLI। कारखानों, कंपनियों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय नीतियों को तैयार करने में मंत्रालय की सहायता के लिए एक तकनीकी शाखा के रूप में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, एक पेज और बचा, इसको भी देख लें, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ वीडियो, चल जाएगा काम। ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजना, जिसको हम भारत नेट भी बोलते हैं, PPP मॉडल पर है। चर्चा में क्यों रहा कि शशि थरूर की अध्यक्षता वाली सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजना भारत नेट के शीघ्र क्रियान्वयन में विलंब होने से निराशा व्यक्त की है, इसलिए चर्चा में रहा।
पृष्ठभूमि है कि डिजिटल इंडिया की राह पर आगे बढ़ती हुई सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके तहत 2019 तक सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को तीव्र ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। इस अभी तक क्या हुआ है, 1.18 लाख में ही पूरा हुआ है। 2.5 लाख की बात थी, 1.18 लाख पूरा किया गया बस। भारतनेट परियोजना के तीव्र क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु दूरसंचार विभाग के शीर्ष निर्णय निकाय डिजिटल संचार आयोग ने पीपीपी को सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अनुमति मिली है। किसने दी? डिजिटल संचार आयोग ने दी है। भारतनेट परियोजना क्या है कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नया ब्रांड नाम है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नया ब्रांड नाम है। अक्टूबर 2011 को यह लॉन्च हुआ भारतनेट, ये वाला, ठीक है। 2015 में भारतनेट नाम रखा गया, 2011 में शुरू हुआ है। और नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नया नाम जब भारतनेट बना तो 2015 में बन गया। ये 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 100 Mbps कनेक्टिविटी स्पीड से जोड़ना इसका लक्ष्य है। भारतनेट विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। इन्हें मेक इन इंडिया के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। याद रखना, मेक इन इंडिया के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है, ठीक है। भारतनेट को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 20,100 करोड़ की फंडिंग की जानी है, ठीक है। तो आज की वीडियो भैया यहीं पे समाप्त करेंगे। तबीयत भी बहुत सही नहीं है हमारी, और वीडियो बड़ी अच्छी है और आप लोग देखिए, इसका फ़ायदा आपको आपकी परीक्षा में मिलेगा। वो जो भी परीक्षा, चाहे 24 अक्टूबर की ही नहीं हम बात कर रहे हैं, हम बिहार PCS की भी बात कर रहे हैं, RO की बात कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सब में आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।